नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल आई एम मैकेनिकल इंजीनियर QVC से लीड ऑडिटर ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर ISO 9001:2050 यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो भी पोजीशन होते हैं और उसके लिए जो इंटरव्यू होते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर क्या होने चाहिए, उसी के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया इस वीडियो में। तो जुड़े रहे मेरे साथ। और इस वीडियो में मैं जो कुछ टेक्निकल एज वेल एज कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसके बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जुड़े रहे मेरे साथ। और बिफोर स्टार्ट जस्ट वन रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, तो अभी चालू करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज ISO 9001:2015। ओके, सो आपका जो आंसर होना चाहिए वेरी सिंपल कि ये एक है क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो ISO ने पब्लिश किया है। ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एंड ये जो स्टैंडर्ड है रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड बाय इंप्लीमेंटिंग दिस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन can demonstrate its ability to consistently provide the product and services that meet the customer as well as regulatory requirement. So next question can be the what are the benefits of ISO 9001:2015। तो आपका आंसर होना चाहिए there are many benefits of the ISO 9001:2015. Some are as below, like this standard help to the organization to meet the customer as well as regulatory requirement. Also it help to enhance the customer satisfaction. Also this standard helps to identify the risk and opportunities associated with the context and objectives of the organization. Also ये जो स्टैंडर्ड है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू इम्प्रूव द QMS in effective way. So third question can be the what is a process approach. This is a very important question that what is a process approach. तो इसका आंसर अब पहले व्हाट इज प्रोसेस ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरएक्टिंग एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द इनपुट इनटू आउटपुट। मतलब जो एक्टिविटी इनपुट को डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करती है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस अप्रोच क्या हो गया, फिर प्रोसेस अप्रोच हो गया कि इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो प्रोसेस लगने वाले उसको आइडेंटिफाई करना है। और जो प्रोसेस आपने आइडेंटिफाई किया है, जो प्रोसेस में ईच प्रोसेस में जो क्या इंटरेक्शन है और उनका क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए और उनका क्या इंटरेक्शन है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। और हर एक प्रोसेस को क्या क्राइटेरिया लगेगा, क्या इनपुट देना पड़ेगा, क्या आउटपुट चाहिए हर एक प्रोसेस से, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच प्रोसेस और रिसोर्सेज क्या क्या लगने वाले हर प्रोसेस को वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको बोलते हैं प्रोसेस अप्रोच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो इसका आंसर वेरी सिंपल होना चाहिए। इन ये जो नया स्टैंडर्ड है, इन दिस न्यू स्टैंडर्ड सिस्टमैटिक अप्रोच गिवन टू कंसिडरिंग द रिस्क रादर देन ट्रीटिंग अ प्रिवेंशन एज अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। रिस्क इज देयर इन ऑल प्रोसेस system functions. Risk-based thinking ensure these risks are identified, considered and controlled throughout the design and use of the quality management system. मतलब risk based thinking सिंपल वे क्या है कि जो भी प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए हर एक प्रोसेस में क्या क्या रिस्क है वो रिस्क हमको आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। दैट इज नथिंग बट द रिस्क बेस्ड थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द व्हाई यूज रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो मतलब रिस्क बेस्ड थिंकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है। सो बाय कंसीडरिंग द रिस्क बेस्ड थिंकिंग थ्रू आउट ऑल द प्रोसेसेस इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिस्क इन ऑल प्रोसेसेस। Also it improve the quality management system performance. Also it help to satisfy the customer requirement. Also is assist with the statutory and regulatory compliances. Also it's assure consistency of quality product and services, and it establishes a proactive culture of improvement in the organization. So these are the some benefits that why we use a risk-based thinking. Next question can be the what are the principles of ISO 9001:2015. So this is very simple questions. There are 7 principles of the quality management system. So first is customer focus, second one leadership, third one engagement of people, next one process approach, next one improvement, next one evidence based decision making, and last one relationship management. So these are the 7 principles. हो सकता है आपको इंटरव्यूअर फिर जो इस 7 प्रिंसिपल्स है उसको आपको एक्सप्लेन करने को भी बोल सकता है। तो आपको इस हर एक जो प्रिंसिपल है उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या
मतलब इसका क्या रिक्वायरमेंट है आपको पता होना चाहिए, और आप उसको यू मस्ट बी और यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ईच प्रिंसिपल इन डिटेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज पीडीएस साइकिल. तो पीडीएस साइकिल क्या होता है? सो पीडीएस साइकिल इज अ प्लान डू चेक एक्ट साइकिल. प्लान मतलब सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेसेस टू डिलीवर द रिजल्ट. मतलब क्या करना है आपको, जो भी करना है उसको प्लान करना है. नेक्स्ट इज अ डू मतलब इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल व्हाट वाज प्लान. आपने जो प्लान किया अभी उसको इम्प्लीमेंट करना है और कंट्रोल करना है. नेक्स्ट इज अ चेक. अभी आपने जो इम्प्लीमेंट किया है, जो कंट्रोल कर रहे हो, उसको क्या करना है, उसका जो रिजल्ट है मॉनिटर करना है, मेजर करना है. राइट. और लास्ट वन है जो एक्ट है, मतलब अभी जो आपने मॉनिटर किया है, मेजर किया है, और उसके जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट एक्शंस लेने. दैट इज द पीडीसीएस साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन हाउ क्लॉजेस 4 to 10 कैन बी ग्रुप इन रिलेशन टू द पीडीसीएस साइकिल. मतलब ये जो 4 to 10 चैप्टर्स है आप पीडीसीएस साइकिल में कैसे ग्रुप करोगे. तो प्लान, अगर आप प्लान में देखेंगे तो पहले जो 4 चैप्टर है वो आ जाएंगे, मतलब 4th, 5th एंड 6th एंड 7th चैप्टर प्लान में कंसिडर हो जाएंगे. यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग एंड सपोर्ट, ये जो 4 चैप्टर है प्लानिंग प्लान में आ जाएंगे. डू में आ जाएगा ऑपरेशन एंड 8 चैप्टर. चेक में आ जाएगा 9 चैप्टर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन. एंड एक्ट जो है उसमें आएगा 10 चैप्टर यानी इंप्रूवमेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट. तो इसका आंसर वेरी सिंपल होना चाहिए कि context of the organization is nothing but the identify the internal and external issues in the organization that relevant to its purpose and its and strategic direction and that affect the ability to achieve the intended result of the quality management system. मतलब सिंपल में आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या इफेक्ट करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसका जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट आने के लिए भी मतलब वो अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे इश्यूज आइडेंटिफाई करने उसको कंट्रोल करने. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज मीन बाय डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन. तो इसका फिर सिंपल आंसर होना चाहिए द टर्म डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन इन ISO 9000 रेफर टू ऑल और इंफॉर्मेशन विद इन बिजनेस दैट मस्ट बी केप्ट कंट्रोल. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए. दैट इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन. डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन मस्ट कैन बी दी मेंटेन द डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन एंड रिटेन द डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन. Okay, so now next question is please explain the clauses of the ISO 9015 and इसके लिए आपको जो आपका स्टैंडर्ड है यानी कि ISO 9015 का जो स्टैंडर्ड है आपको डिटेल में पढ़ना होगा, और उसके जो भी क्लॉजेस है 1 to 10 जो भी चैप्टर्स है उसमें जो भी क्लॉजेस है वो आपको पता होना चाहिए. हर एक का क्या रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन का जो आंसर दे सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन सम इनपुट फॉर मैनेजमेंट रिव्यू. आपको पता है कि ये जो स्टैंडर्ड है इसकी स्टैंडर्ड 9.3 जो क्लॉज है मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में बोलता है, और इस क्लॉज के अंदर कुछ इनपुट दिए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करने हैं मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करते समय. सो जैसे मैंने इधर कुछ आंसर्स में पॉइंट्स दिए, जैसे स्टेटस ऑफ द एक्शंस फ्रॉम प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू, changes in external issues that are relevant to the quality management system, right? Information on the performance and effectiveness of the quality management system, including customer satisfaction and feedback from relevant interested parties, right? So there are बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ दिए हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको जो मैनेजमेंट रिव्यू में जो इनपुट्स है आपको पता होने चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी दी व्हाट इज डिजाइन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. सो डिजाइन वेरिफिकेशन क्या होता है, इज यूज टू मेक श्योर दैट डिजाइन हैज एड्रेस ऑल द रिक्वायरमेंट्स. मतलब डिजाइन वेरिफिकेशन मतलब जो आप डिजाइन कर रहे हो, जो डिजाइन के लिए जो आपने इनपुट कंसीडर किए हैं और जो डिजाइन अभी आपके बनाया है वो डिजाइन में जो भी इनपुट कंसीडर किए थे वो एज पर जो भी इनपुट आपने कंसीडर किए वो ऑल इनपुट इस आउटपुट में आए या नहीं आए वो वेरीफाई करना मतलब होता है डिजाइन वेरिफिकेशन. नेक्स्ट होता है डिजाइन वैलिडेशन. मतलब जो अभी डिजाइन बनाया वेरिफिकेशन बाद होगा वैलिडेशन, अगर वेरिफिकेशन ओके उसके बाद होगा वैलिडेशन, राइट. तो जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आपने डिजाइन बनाया हुआ है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है या नहीं है, या जो भी
आपको आउटपुट चाहिए था, वो आउटपुट डिजाइन में आया है या नहीं आया है उसको बोलेंगे। मतलब ये होता है इज यूज टू प्रूव दैट डिजाइन मीट्स द रिक्वायरमेंट सेट आउट फॉर इट, राइट। मतलब अगर जो भी डिजाइन है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो वो हो जाएगा वैलिडेशन। एंड वेरिफिकेशन इज नथिंग बट द आपने जो भी इनपुट कंसिडर किए थे उस इनपुट के हिसाब से आपका डिजाइन आया है या नहीं है उसको बोलेंगे वेरिफिकेशन। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज हाई लेवल स्ट्रक्चर इन ISO सिस्टम। स्टैंडर्डाइज, सो इसका आंसर होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन इन डेवलपिंग ऑफ द ISO स्टैंडर्ड इन सच ए मैनर दैट दे सपोर्ट ईच अदर, दिस कंसिस्ट ऑफ कॉमन टर्म्स एंड डेफिनेशन एटसेट्रा। मतलब मैं आपको बता देता हूँ अभी वो जो हाई लेवल स्ट्रक्चर मतलब क्या है। अब ISO 9000-2015 देखेंगे, ISO 14001, ISO 14000 और अदर भी जो भी स्टैंडर्ड है, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है या जो डेफिनेशंस है या जो उनके जो क्लॉजेस है ऑलमोस्ट सेम बनाए गए। हर एक क्लॉज का रिक्वायरमेंट अलग है स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो सेम बनाई गई है, राइट। तो इसको बोलते हैं हाई लेवल स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे इसमें 4 to 10 चैप्टर है और विद सेम नेम आल्सो इन 14001 इन 45000 आल्सो सेम टर्मिनोलॉजी हैज बीन यूज। इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट अलग अलग है लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स, डेफिनेशंस है, जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है हर एक स्टैंडर्ड का वो सेम है ऑलमोस्ट, तो इसको बोलते हैं हाई लेवल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एज पर ISO 9000-2015। सो इसका आंसर होना चाहिए 2 स्टेप में, कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ मैंडेटरी रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट। सो मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स है मतलब जो मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होते हैं ना वो बोलते हैं उसको, उसमें स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, राइट। सो ये जो और आ सकता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में। और रिकॉर्ड में अगर आप बोलेंगे तो मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स होता है, डिजाइन इनपुट रिकॉर्ड होता है, डिजाइन आउटपुट रिकॉर्ड होता है, डिजाइन वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, राइट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट री आउटपुट, इसका जो भी रिकॉर्ड्स है। मैंने इधर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप 1 by 1 पढ़ सकते हैं। और मैं आपको और बता दूं कि अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड में जहाँ जहाँ मेंटेन्ड डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन दिया है मतलब ऑर्गेनाइजेशन वहाँ कुछ जो भी इंफॉर्मेशन वो मेंटेन रखनी है एज अ डॉक्यूमेंट्स, एंड जहाँ लिखा है कि रिटेन्ड डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन मतलब इट मस्ट बी एज अ रिकॉर्ड, एज अ एविडेंस फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, राइट। सो दिस इज अ सिंपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question can be the what it does mean where the international standard refers information rather than documented information. मतलब इक्वेशन ऐसा है कि स्टैंडर्ड में कई जगह पे ऐसा दिया है कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिव्यू एंड मॉनिटर एंड रिव्यू द इंफॉर्मेशन ओनली. तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका जस्ट मीनिंग है कि it means that there is no requirement that this information is need to be documented. In such a situation, organization can decide whether or not it is necessary or appropriate to maintain the documented information. मतलब जहाँ जहाँ बस ऐसा दिया है कि organization shall review and monitor the information, तो वहाँ जो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, मतलब मेंटेन डॉक्यूमेंटेड और रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कि वो उनको वो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखना है या नहीं है. बस वो भी जहाँ मतलब वो भी जो इंफॉर्मेशन है उसको मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है, दैट्स इट. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रूट कॉज, करेक्शन एंड करेक्ट एक्शन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रूट कॉज क्या होता है? द फैक्टर दैट कॉज अ नॉन कन्फॉर्मस, मतलब कोई जो फैक्टर है उसके वजह से नॉन कन्फॉर्मस आ जाता है, उसको बोलते हैं रूट कॉज. करेक्शन मतलब जो रूट कॉज आया है या जो नॉन कन्फॉर्मस आया है उसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या एक्शन लेनी है. जो नॉन कन्फॉर्मस आया है उसको इमीडिएट उसके ऊपर हमने क्या एक्शन करनी है उसको बोलते हैं करेक्शन. एंड करेक्ट एक्शन इज नथिंग द एक्शन टेकन टू मीट द रूट कॉज. जो रूट कॉज आइडेंटिफाई है उस रूट कॉज को मीट करने के लिए और रूट कॉज हटाने के लिए जो हम एक्शन लेंगे उसको बोलेंगे करेक्टिव एक्शंस. ओके, सो नाउ नेक्स्ट सम अदर क्वेश्चंस दैट आई हैव गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. व्हाट इज अ नॉन कन्फॉर्मस? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज अ नॉन कन्फॉर्मस. नॉन कन्फॉर्मस क्या होता है? मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल न होना उसको क्या बोलते हैं? नॉन कन्फॉर्मस यानी non-fulfillment of the requirement, that is a non-conformance. Next question can be the explain which clauses you will audit against the various department like HR, purchase or maintenance or other departments. आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
आप अगर कुछ डिपार्टमेंट का जैसे एचआर का ऑडिट और एचआर डिपार्टमेंट का ऑडिट करें तो कौन से क्लॉजेस उसमें कवर करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट आप कवर करेंगे, तो आप जो है इस आंसर का क्वेश्चन का जो आंसर है आप जो क्लॉजेस आप जैसे कि 7.2 है, 7.3, 8.1, 4.1, 4.2 ये जो कॉलेजेस है आप एचआर डिपार्टमेंट कवर करेंगे, राइट। परचेस की बात करेंगे 8.4 है, 8.1 है, राइट, 9.1.1 है, 4.1, 4.2, राइट, ये भी जो कॉलेजेस है आप उसके अंदर कवर करेंगे। तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी दी व्हाट इज द 8.5.1 क्लॉज। तो 8.5.1 क्या है, कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। तो आपको मैंने एक जनरल क्वेश्चन यहाँ दिया गया, आपको कौन सा भी जैसे 8.7, 8.6, 8.4, 8.2 जो भी क्वेश्चन है कौन सा भी क्लॉज है उसके बारे में आपको पूछेंगे, तो यू मस्ट बी एबल टू, इसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड का जो स्टडी है वो अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द ISO 9015। तो इसका क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए कि ISO 9015 का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप है वो स्कोप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जो गैप एनालिसिस करेंगे, गैप एनालिसिस के हिसाब से जो भी गैप है उसको फुलफिलमेंट करेंगे, जो ऑडिट पैकेज है मतलब जो डॉक्यूमेंट जो पैकेज है पूरा बनाएंगे, राइट, MRM करेंगे, इंटरनल ऑडिट करेंगे और ये जो सिस्टम है अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी आंसर है आपको अच्छे से देना है फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन अबाउट क्वालिटी पॉलिसी। जो इस स्टैंडर्ड है अगेंस्ट क्लॉज 5.2 जो क्वालिटी पॉलिसी है वो क्या होती है क्वालिटी पॉलिसी। तो क्वालिटी पॉलिसी एक क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी पॉलिसी बनानी है, दैट मस्ट बी एज अ मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। जो क्वालिटी पॉलिसी है इट मस्ट बी प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट उसमें आइडेंटिफाई मतलब होने चाहिए, फुलफिलमेंट करेंगे, ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए उसमें, राइट। जो भी है आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एंड यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द क्वालिटी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मैंडेटरी प्रोसीजर एज पर ISO 9015। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, व्हाट आर द मैंडेटरी प्रोसीजर एज पर ISO 9015। अगर आप कुछ प्रोसीजर बताएंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि इस नए स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी जो प्रोसीजर है मैंडेटरी नहीं है। तो योर आंसर मस्ट बी दैट एज पर द न्यू ISO स्टैंडर्ड देयर इज नो एनी प्रोसीजर दैट इज मैंडेटरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी मैनुअल इज अ मैंडेटरी as per the ISO 9015. So your answer must be no, quality manual is now not a mandatory. Next question, what is a continual improvement? Continual improvement क्या होती है? तो अगर आप ये स्टैंडर्ड पढ़े हैं तो जो 10 चैप्टर इम्प्रूवमेंट उसमें जो लास्ट क्लॉज है 10.3 टॉक्स अबाउट द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते रहना है। जो उनका जो भी QMS है यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करते रहना है। आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करना है, जो इंटरनल ऑडिट्स है, जो मैनेजमेंट रिव्यूज है, या जो एनालिसिस इवोल्यूशन कर रहे हैं, जो मॉनिटर मेजर कर रहे हैं, उसके जो रिजल्ट्स है वो एनालाइज करने हैं और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उसमें क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो समराइज करना है और उसके हिसाब से जो है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करते रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कैन ऑर्गेनाइजेशन मेक सम रिक्वायरमेंट एज नॉट एप्लीकेबल इफ नॉट एप्लीकेबल टू देम। सो इसका आंसर है यस, ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सक्लूड सम रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है डिजाइन नहीं करता है तो जो 8.3 क्लॉज है वो इलिमिनेट कर सकते हैं और दे नॉट एप्लीकेबल एज अ उसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन उनको जो उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा उनके जो डॉक्यूमेंट पे, राइट, क्यों उनको क्यों ये एप्लीकेबल नहीं उसका जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड में क्या फर्क है या उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट एनी पेपर दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन, राइट, एंड दैट इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज, कैन बी एडिट। मतलब डॉक्यूमेंट का एक इंफॉर्मेशन होता है, राइट, जो चेंज कर सकते हैं, हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, राइट, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। अभी रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड हम चेंज नहीं कर सकते, रिकॉर्ड हम एज ए एविडेंस यूज करते हैं, राइट। हमने एक बार रिकॉर्ड बनाया तो वो उसका जो यूज़ है हम एज ए एविडेंस करते हैं और वो जो रिकॉर्ड है हम एडिट नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज अ रिकॉर्ड। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। सो
नेक्स्ट मैं आपको कुछ प्रिपरेशन टिप्स बताने वाला कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपको क्या ध्यान में रखना है। आपको स्टैंडर्ड का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आप जो आपका सीवी बनाते हैं वो सीवी प्रॉपर से बनाओ, और जो भी आपने मेंशन किया है सीवी में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपका जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड, उस टेक्निकल बैकग्राउंड आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। और इंटरव्यू देते समय बी हॉनेस्ट, एंड अगर आपको कुछ पता नहीं है तो एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो, राइट, एंड गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन। जब भी आपको कोई जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा तो जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, उसके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आपको अगर उसका नॉलेज नहीं है, क्या जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया आप आपके सीवी में ऐड कर सकते हैं क्या, उसके बारे में सोचिए। उसके हिसाब से आपका जो सीवी है अच्छे से बना दीजिए। उसके बाद जो है गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी एंड देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इंटरव्यू को जाने से पहले आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में, उनके क्या प्रोडक्ट, क्या उनकी क्या सर्विस है, वो आपके बारे में, उसके बारे में थोड़ा आप स्टडी किया करो। ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। नेक्स्ट लास्ट में जस्ट वन रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। And last में once again thank you for watching this video and धन्यवाद।